नमस्कार। आज हम बंगुल हाइड्रो लिमिटेड यानी बीएचएल के आईपीओ पर बात करेंगे जी। हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है जी। और हमारा मकसद है इस आईपीओ से जुड़े मौके और खास तौर पर जोखिमों को समझना। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईपीओ के कुछ हिस्से खुल भी चुके हैं और रिस्पांस बड़ा मिला जुला है। हाँ, ये बात तो है। मतलब लोकल लोगों ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर विदेश में काम कर रहे नेपालियों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अप्लाई कर दिया। बड़ा अजीब है ना? हाँ, ये समझना पड़ेगा कि आखिर चक्कर क्या है। तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं। कुल इशू साइज है 29,05,000 शेयर्स का। जी। और फेस वैल्यू एनपीआर 100 शेयर है। ये कंपनी की जारी पूंजी का करीब 35% बनता है। ओके। और इशू मैनेजर हिमालयन कैपिटल लिमिटेड है। ये आईपीओ स्टेजेस में आ रहा है। हाँ, पहले प्रोजेक्ट प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए, फिर विदेश में काम कर रहे नेपालियों के लिए, वो वाला हो चुका है और अब जल्द ही आम पब्लिक के लिए खुलेगा। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा होती है। स्थानीय लोगों वाला इशू 13 जुलाई को खुला था। हाँ, लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम था, इतना कम कि डेट 11 अगस्त तक बढ़ानी पड़ी। सच में? ओके। और दूसरी तरफ जो विदेश में काम कर रहे नेपाली हैं, हाँ, उनका कोटा 13 जुलाई को खुला, 27 को बंद हुआ और वो तो जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ। कितना? शेयर्स थे 2,07,500 और एप्लीकेशंस आ गई 11,58,400 शेयर्स के लिए, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी है। एक तरफ इतना ठंडा रिस्पांस, दूसरी तरफ इतनी गर्मी। हाँ, यही विरोधाभास सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। लोकल लोग शायद जमीनी हकीकत जानते हैं, प्रोजेक्ट की चुनौतियों से वाकिफ हैं। हो सकता है। और जो बाहर है, क्या वो बस आईपीओ मार्केट के ट्रेंड के साथ बह रहे हैं या उन्हें कुछ अलग दिख रहा है? ये $1 मिलियन का सवाल है, कह सकते हैं, और इसका असर यकीनन आम पब्लिक के इशू पर भी पड़ेगा। देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा प्रोजेक्ट पर ही आते हैं। ये अपर सनीगार्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना? USHP। जी, बझांग जिले में है। ये 10.7 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर टाइप का प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर मतलब ये नदी के नेचुरल फ्लो पर निर्भर करता है, कोई बड़ा डैम नहीं होता, तो पानी के बहाव का रिस्क हमेशा रहता है इसमें। ओके। और इसके शुरू होने में भी देरी हुई है रिपोर्ट के हिसाब से? हाँ, काफी देरी हुई। इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट मतलब COD टारगेट था 15 दिसंबर 2021। और शुरू कब हुआ? 19 अगस्त 2023 को। 1.5 साल से भी ज्यादा लेट। ओह, लेकिन रिपोर्ट में एक पॉजिटिव चीज भी है। शुरुआती 5 महीनों का प्लांट लोड फैक्टर PLF वो 108.98% रहा है। ये तो अच्छा है। हाँ, देखिए, PLF 100% से ऊपर होना शुरुआती तौर पर अच्छा संकेत है। मतलब प्लांट अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा बिजली बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ 5 महीने का डेटा है और यहाँ कुछ और बड़ी चिंताएं हैं। पहली, प्रोजेक्ट की कॉस्ट वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा, अनुमान से कहीं ज्यादा। करीब NPR 3,043 मिलियन, यानी लगभग NPR 284 मिलियन प्रति मेगावाट। ये बहुत महंगा है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। बाप रे, 284 मिलियन प्रति मेगावाट। जी। और दूसरी बड़ी चिंता है कर्ज, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कर्ज और अपनी पूंजी का अनुपात। वो करीब 75.25 के लेवल पर है। ये भी ज्यादा है। 75% कर्ज। और रिपोर्ट में ये भी था कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसके अगेंस्ट भी लोन ले लिया है। हाँ बिल्कुल, NPR 107.5 मिलियन का ब्रिज लोन लिया गया है आईपीओ के बदले। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ का पैसा सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि ये कर्ज चुकाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कंपनी काफी हद तक आईपीओ पर निर्भर है। हाँ, और वो जो देरी हुई थी COD का, उसका भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। एक तो पेनल्टी लगी NPR 28.24 मिलियन की। ओके। और दूसरा, कम से कम 2 बार टैरिफ बढ़ाने का मौका हाथ से निकल गया। इसका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू पर नेगेटिव असर पड़ेगा। पेनल्टी और रेवेन्यू लॉस, प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, चुनौतियां काफी हैं। ये सब तो है ही, लेकिन शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ी चिंता की बात वो क्रेडिट रेटिंग वाली है। ICRA नेपाल ने रेटिंग दी थी पहले। हाँ, पहले LBA 4 रेटिंग थी, जो खुद ही काफी रिस्की मानी जाती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा चिंताजनक है। क्या हुआ? अक्टूबर 2024 में ICRA नेपाल ने रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए कहा, इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग, मतलब कंपनी जानकारी नहीं दे रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। और फिर मई 2025 में, क्योंकि कंपनी ने लगातार सहयोग नहीं किया, तो ICRA नेपाल ने रेटिंग्स ही वापस ले ली, विथड्रॉ कर ली। रेटिंग वापस ले ली, इसका क्या मतलब समझे निवेशक? इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान।
मतलब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन ही नहीं कर पा रही है। तो कोई भरोसा कैसे करे? एग्जैक्टली हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें भी देखिए प्रॉफिट लॉस, ईपीएस, नेटवर्थ जैसे बेसिक फाइनेंशियल डिटेल्स हैं ही नहीं। रेटिंग वापस लेना एक तरह से ये कहता है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, ये स्पेक्यूलेशन बन जाता है। तो अगर सारे रिस्क्स को समेटें, ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी सबसे ऊपर, फिर भारी कर्ज और आईपीओ फंड्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, पिछले डिले और कॉस्ट बढ़ने का ट्रैक रिकॉर्ड यानी एग्जीक्यूशन रिस्क, पेनल्टी और टैरिफ लॉस से रेवेन्यू का नुकसान, और साथ में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का हाइड्रोलॉजी रिस्क यानी पानी के बहाव का रिस्क, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का रिस्क भी हो सकता है कर्ज पर। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ हाइड्रो सेक्टर में एक मौका जरूर है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। खासकर ये ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल हेल्थ वाले सवाल जो रेटिंग वापस लेने से और गहरे हो गए हैं। हाँ, अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये निवेश शायद सिर्फ उन्हीं के लिए सही है जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हो और जो इस लेवल की इंफॉर्मेशन गैप के साथ कंफर्टेबल हो। ये हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी वाला मामला है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए, अगर कंपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ ही सहयोग करने को तैयार नहीं थी तो और कौन सी अहम जानकारी हो सकती है जो संभावित निवेशकों तक नहीं पहुंच रही होगी। ये सोचने वाली बात है।